नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। राहुल गांधी 2019 में केरल की वायनाड सीट से लोकसभा में पहुंचे थे और 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक में एक चुनावी रैली में, जो चुनाव से पूर्व, जो चुनाव के दरमियान बल्कि जो रैली थी, उसी में मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी की थी। और इसी मामले में इसी साल 2023 में 23 मार्च को उन्हें मानहानि का दोषी करार देते हुए गुजरात की अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई। इसके बाद उनकी सदस्यता चली गई और वो लोकसभा से बाहर हो गए। सोमवार यानी आज 137 दिनों के बाद राहुल गांधी की दोबारा संसद में वापसी हुई। राहुल गांधी जब वापस आए तो बहुत कुछ बदल चुका था। जब राहुल गांधी दोबारा 137 दिन बाद संसद के अंदर गए तो इंडिया का निर्माण हो चुका था, यानी INDIA विपक्षी गठबंधन, जिसमें 26 बड़े दल हैं जिनकी 11 राज्यों में सरकार है। और ये दल कांग्रेस पोषित नहीं है, बल्कि इनकी अपनी राजनीतिक हैसियत है। राहुल गांधी जब सोमवार को संसद पहुंचे तो कांग्रेस और इंडिया वाले उनका जोरदार स्वागत करने के लिए बाहर आए। और राहुल की सदस्यता बहाल होते ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पूरे विपक्षी मोर्चे INDIA इंडिया को मिठाई खिलाई और खुशी मनाई। कांग्रेस ने सच्चाई और न्याय की जीत बताया और कहा कि वो आ गया है। कुछ लोगों ने कहा शेर अब दहाड़ेगा। राहुल गांधी की वापसी ऐसे वक्त हुई है जब मोदी सरकार के खिलाफ मणिपुर को लेकर, ये मणिपुर पर जो धारा है, जो अनुच्छेद है 267 के तहत चर्चा न कराए जाने से नाराज विपक्ष ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है और जिसमें मंगलवार यानी कल से उस पर चर्चा शुरू हो जाएगी। और अविश्वास प्रस्ताव से पहले राहुल गांधी, ये कयास लगाए जा रहे थे क्या अविश्वास प्रस्ताव से पहले राहुल गांधी क्या सदन में होंगे। आज राहुल की सदस्यता बहाल होने के बाद अब ये निश्चित हो गया है कि राहुल गांधी सदन में होंगे। और आज सदस्यता बहाल होने के फौरन बाद वो सदन में गए भी, महात्मा गांधी को प्रणाम किया, माल्यार्पण किया उनकी प्रतिमा को, और उसके बाद सदन में प्रवेश राहुल गांधी ने किया। और ये तय हो गया कि जब कल 12 बजे से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो पूरे इंडिया वाले मोर्चे का जो प्रतिनिधित्व राहुल गांधी करने जा रहे हैं। और इंडिया की तरफ से वो मणिपुर को लेकर जो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है सरकार के खिलाफ, उस पर राहुल गांधी मुख्य वक्ता होंगे। हालांकि 10 अगस्त को प्रधानमंत्री इस पूरे प्रकरण पर जवाब देंगे। मणिपुर पर जो बार बार कहा जा रहा था प्रधानमंत्री सदन में क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो 10 अगस्त को यह खबर है कि प्रधानमंत्री जवाब देंगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मानसून सत्र से पहले मणिपुर हिंसा, दिल्ली में मणिपुर हिंसा को लेकर अविश्वास प्रस्ताव और चर्चा कल से मानसून सत्र में बहुत कुछ बदला, माहौल बदला, परसेप्शन बदला, नज़ारा बदला, आयाम बदले। 2024 को लेकर जब राहुल गांधी संसद में आए तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई, नज़रिया बदल गया देखने का, चुनाव के 2024 का आयाम बदल गए। और इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र को अगर देखा जाए तो आज मानसून सत्र उत्तर प्रदेश की विधानसभा का शुरू हुआ और उसमें मणिपुर हिंसा को लेकर सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह मुद्दा उठाया कि एक यहाँ से प्रस्ताव पास होना चाहिए। मणिपुर की गूंज संसद में भी है और विधानसभा में भी। महंगे टमाटर को भी विपक्ष ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुद्दा बनाने की कोशिश की है और एक MLC टमाटर की माला पहनकर साइकिल से विधान भवन पहुँचे और सरकार को घेरने की कोशिश की। तो महंगाई और मणिपुर, ये 2 बड़े मुद्दे हैं जो यूपी से लेकर दिल्ली तक के सदन में हंगामा और बवाल का कारण बने। लगातार लोकसभा में भी हंगामा चलता रहा पिछले दिनों और राहुल गांधी के आ जाने के बाद एक तरीके से विपक्ष, जो गठबंधन है विपक्ष का, उसमें एक नई ऊर्जा का संचार देखने को मिला। और इसी ऊर्जा का बहुत सारा मुजाहिरा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में देखने को मिला जब नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव बेहद आक्रामक मोड पर नजर आए। हंगामा हुआ, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध जैसे मुद्दों के पहले मणिपुर का मुद्दा उठाया गया। ये वही मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर 2014 में
बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला था, लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ और 26 भी दल हैं। तो बड़ा सवाल यही कि 2024 के लिए क्या कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ वही मुद्दे हथियार बना रही थी जिन हथियारों से कभी वो चुनाव हारी थी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या 2024 को लेकर जो चुनावी लड़ाई होने जा रही है एनडीए और इंडिया के बीच में, क्या उसके आयाम बदल गए हैं? क्या बहुत कुछ चीज़ें बदली नज़र आ रही हैं? 2024 की सत्ता वापसी की लड़ाई एक बार फिर क्या राहुल वर्सेस मोदी होने जा रही है, या फिर एनडीए वर्सेस इंडिया होने जा रही है? नज़ारा काफ़ी कुछ बदला है। सवाल यही है कि क्या 24 की हंकार में जो 24 की हुंकार है उसमें एक तरीके से मोर्चेबंदी, पालाबंदी हो चुकी है, और क्या विपक्ष 2024 में मोदी से मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है? बड़ा सवाल। एक तस्वीर के जरिए आपको कुछ संकेत और संदेश देने की कोशिश करते हैं। ये राहुल गांधी की तस्वीर है, जरा वो दिखाई जाए तस्वीर। संसद में जाते वक्त राहुल गांधी कितना उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं और उनके मोर्चे के लोग कितना लबरेज नजर आ रहे हैं। संसद जब राहुल गांधी पहुंचेंगे तो अभी आपको तस्वीर दिखेगी। ये पुरानी तस्वीर है, जब 2 दिन पूर्व उनको कोर्ट से राहत मिली थी। वो मुझे लगता है कि क्या वही तस्वीर है, लेकिन नहीं, वो 10 जनपद से निकले और 10 जनपद से जब संसद जाते वक्त ये की तस्वीर, जब संसद आज जा रहे हैं और वहाँ पर वो पहुंचकर इस तरीके से पूरा प्रकरण जो नज़र आया पूरा राहुल गांधी को लेकर, वो तस्वीरें भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं। संसद भवन की वो तस्वीरें भी दिखाई जाएँ जिसमें राहुल गांधी जी को माल्यार्पण कर रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, और उसके बाद वो संसद के अंदर जाएंगी। ये वो तस्वीरें हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को प्रणाम, नमन, और ये राहुल गांधी और उनके मोर्चे के लोग, इसमें कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता नज़र आ रहे हैं। संसद के जो संसद भवन है उसके ऊपर बहुत सारे लोग, भीड़ राहुल गांधी को देख रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ नया हो रहा है, कुछ ऐतिहासिक हो रहा है, ऐसा लोगों को लग रहा है। ये भीड़ देखिए, ऐसा नहीं कि राहुल गांधी पहली बार संसद में आ रहे हैं, संसद में वो सदस्य रहे हैं लगातार 2004 से, लेकिन इस बार लौट रहे हैं। क्या कुछ खास है राहुल गांधी की वापसी में? ये बड़ा सवाल है। और ये भीड़ और ये जो लोग वो देख रहे हैं जिस तरीके से राहुल गांधी को, वो अपने आप में बहुत सारे संकेत और संदेश दे रही है। राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कही और बस यही बात कही कि वो जिस काम के लिए उन्हें चुना गया है वो अपना काम करेंगे। एक तरीके से आइडिया ऑफ इंडिया, उसको, उसकी रक्षा के लिए वो काम करते रहेंगे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो 10 जनपद से संसद के लिए निकले थे राहुल गांधी। ये वो तस्वीरें हैं। और 37 दिन बाद ये राहुल गांधी की 137 दिन बाद ये राहुल गांधी की तस्वीर, माफ़ कीजिएगा, 137 दिन बाद राहुल गांधी पुनः संसद में आए हैं। और वो तस्वीर उनके बैठे हुए की ये तस्वीर है, बेहद मुझे लगता बहुत मंथन और चिंतन की मुद्रा में राहुल गांधी नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टि से, और एक तरीके से भारत के जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसके दृष्टि से। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिठाई खिलाकर अपने गठबंधन के लोगों का धन्यवाद किया। और ये देखिए, बाकायदे राहुल गांधी को जब रिस्टेट किया गया, आज संसद में उनकी वापसी हुई, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी मिठाई बांट रहे हैं। ये बेहद भावुक और भावनात्मक तस्वीर है, इसको एक तरीके से आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं तमिलनाडु कांग्रेस की, जो किस तरीके से वहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ता आतिशबाजी कर रहे हैं। तमिलनाडु से है, चेन्नई से है, वहाँ के कार्यकर्ता कैसे आतिशबाजी कर रहे हैं और किस तरह जश्न मना रहे हैं अपने नेता की 137 दिन बाद संसद में वापसी को लेकर। ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ अगर आप देखें, एक नज़रिए से देखें, तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। इन 137 दिनों बाद जब राहुल गांधी लौटे हैं तो बहुत सारे बदलाव उन्हें भी नज़र आ रहे हैं। वो खुद इस बात को महसूस कर रहे हैं। संसद के अंदर एक अलग ऊर्जा विपक्ष में नज़र आ रही है, और जो सत्ता पक्ष है एनडीए, उसके लिए बहुत सारी चुनौतियां भी ये जो इंडिया वाले हैं ये खड़ी करने की
पूरी तरीके से जुगत में लगे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। और इससे एक मानसिक दबाव जरूर मुझे नज़र आ रहा है एक तरीके से एनडीए गठबंधन पर। और एक तरीके से जो इंडिया INDIA जो इंडिया वाला गठबंधन है विपक्षी दलों का कांग्रेस के अगुवाई में, उस गठबंधन का जो उत्साह है वो 2024 को लेकर बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। दो बयान आपको सुनाते हैं। कांग्रेस की नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता और डिजिटल विंग की इंचार्ज सुप्रिया श्रीनेत और भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे, इन दोनों लोगों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की राहुल गांधी के सदन में वापसी पर। 137 दिन बाद जब आज सदन में राहुल गांधी की वापसी हुई तो भाजपा के होश उड़ जाना लाजमी था। लेकिन जब सदन में उनकी वापसी हुई तो ऐसा लगा कि मानो सत्य की, न्याय की, साहस की, उम्मीद की, लोकतंत्र की इस देश की जीत हुई है। जब वो गांधी प्रतिमा पर शीश झुकाकर सदन के अंदर गए तो सदन राहुल राहुल के नारों से गूंज रहा था और इंडिया इंडिया के नारे हर ओर से लगाए जा रहे थे। और जब कल सदन में राहुल गांधी बोलेंगे तो भाजपा वालों सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि सदन में इस देश की, लोगों की वेदना, उनकी तकलीफों की आवाज गूंजनी चाहिए। जैसे चाइना चला रहा है पूरे दुनिया को, देश को और काफी मीडिया लोगों को, उसी तरह से ये चलाएगा। सर राहुल लेकिन कांग्रेस सदन के बाहर है। अब वो कह रहे हैं कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है सदन के अंदर। मैंने कहा ना कि मनोरंजन वापस आ गया है। अच्छा होगा कि आप और हम दोनों जो है मनोरंजन का आनंद लें। दुबे जी, संसद मनोरंजन का स्थान नहीं है, उसके लिए आपको सिनेमा घर में जाना पड़ेगा, किसी थिएटर में जाइए, मनोरंजन करिए, क्योंकि बहुत सीरियस चर्चा होती है सदन में। संसद, लोकसभा और राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभाएं, ये बहुत सीरियस बिजनेस की जगह हैं। मनोरंजन चाहे राहुल गांधी करते हों वो भी ठीक नहीं है, और आप उसकी उम्मीद रखते हैं वो भी ठीक नहीं है। अब एक तरीके से इस पूरे, चूँकि कल राहुल गांधी को अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा पर विपक्ष की ओर से बोलना है, तो एक तरीके से राहुल गांधी पर ज़बरदस्त हमला किया गया। एक न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के आधार पर, जो न्यूज़ क्लिक वेबसाइट को लेकर कि उस पर पिछले दिनों न्यूज़ क्लिक और अन्य कई वेबसाइट्स पर ईडी के छापे पड़े थे, और उस वक्त राहुल गांधी ने बयान देकर इस पर विरोध किया था। उसको लेकर आज बीजेपी ने चौतरफा वार किया और कहा कि ये जो मोहब्बत की दुकान वाले हैं, इनकी दुकान में चीनी सामान है और ये चीन के साथ खड़े हुए हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं भारत के लोकतंत्र के खिलाफ। ये एक ज़बरदस्त तरीके से नैरेटिव सेट किया गया और एक प्रहार भी किए गए कांग्रेस के नेता पर। उसके जवाब में कांग्रेस पार्टी ने 10 सवाल चीन के संदर्भ में पूछ लिए। वो सवाल स्क्रीन पर दिखाए जाएं, क्या वो सवालात हैं, क्या चीज़ें हैं, और इससे मामला और दिलचस्प बन गया है। कुल मिलाकर वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी और उनकी सरकार एक चीज़ में माहिर है, झूठ बोलने में, और भारतीय सीमा में जो इस तरीके से घुसपैठ हुई है चीन के मुद्दे पर, देश अपने कुछ सवाल पूछ रहा है, जवाब दीजिएगा। पहला सवाल वो करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पहला सवाल जो किया है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। वो कह रहे हैं कि चीनी अतिक्रमण पर आप चुप क्यों हैं, पीएम मोदी ने चीन को क्लीन चिट क्यों दी। दूसरा सवाल करते हैं लद्दाख में 20 अप्रैल 2020 में होने वाली यथास्थिति कब वापस आएगी। कांग्रेस ने सवाल पूछा है पेट्रोलिंग पॉइंट्स बफर जोन क्यों बन गए, ये सवाल भी बड़ा सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी। चीन को हिल के मुतालिक ये सवाल है, चीन सीमा पर बंद रहे ब्रिज पर मोदी सरकार चुप क्यों है, प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं। चीन के रेलवे लाइन बिछाने के से देश को कितना खतरा होगा, ये सवाल भी पूछ रहे हैं। भारत के आधिकारिक भूभाग में कितना चीन अंदर तक घुस चुका है, ये बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री और उनकी सरकार से पूछा है। और एक बहुत जो एक तरीके से जैसे को तैसा टाइप का उन्होंने एक हमला किया है कि पीएम केयर फंड में किस चीनी कंपनी ने कितना पैसा दिया, ये भी जरा संसद को बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि ठीक है चीनी जो फंडिंग हो रही है वेबसाइट को, उसके पीछे राहुल गांधी खड़े हैं, तो इसका भी जवाब देना पड़ेगा। पीएम केयर फंड में किस चीनी कंपनी का पैसा है। प्रधानमंत्री मोदी 18 बार चीनी नेताओं से क्यों मिले और क्या बात हुई, ये भी देश को बताएं। वो भाजपा के नेता चीन में किस चीज़ की ट्रेनिंग लेने जाते हैं, ये भी जरा बता दें। चीन के साथ देश का व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर के पार क्यों चला गया, ये बड़े सवाल हैं। और ये 10 बड़े सवाल पूछ लिए हैं
कुल मिला के वार पलटवार परसेप्शन, एक तरीके से सबसे बड़े चेहरे को देशद्रोही, देश विरोधी साबित करने में बीजेपी कोई कसर छोड़ेगी नहीं और कांग्रेस लगातार उस पर काउंटर कर रही है। लेकिन सब सारी चीज़ों का लब्बो लबाब वही है कि 2024 उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र पर अब आते हैं और एक तस्वीर दिखाते हैं उत्तर प्रदेश मानसून सत्र की, विधानसभा की। पहले दिन भारी हंगामा हुआ, वो तस्वीर है, जरा एम्बियंस के साथ में वो बताया जाए। ये तस्वीर है, लोग प्ले कार्ड लेकर वहाँ बेल में उतर गए, विपक्षी दलों के, इंडिया वाले जो भी हैं। यहाँ तो समाजवादी पार्टी है, एक दो बाकी गठबंधन के लोग हैं और वो लगातार इस बात को लेकर महंगाई, बेरोजगारी, टमाटर और मणिपुर, इस तरह के मुद्दों को लेकर वो लगातार हंगामा करते रहे यूपी विधानसभा में। और इसके बाद एक समाजवादी पार्टी के एमएलसी, जो टमाटर इस वक्त काफ़ी महंगा हो गया है, 250, 200, 300, 400, मतलब 250 तक तो बिक ही रहा है, 400 तो नहीं लेकिन 250 तक बिक रहा है। बहुत ही थोड़े टमाटर का माला, मतलब माला भी ज़्यादा पूरा तक नहीं इन्होंने पिरोया, क्योंकि काफ़ी टमाटर महंगा है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये कांग्रेस, माफ़ कीजिएगा, ये एमएलसी साहब हैं समाजवादी पार्टी की, आज साइकिल से टमाटर की माला पहन के गले में ये आज विधान भवन पहुँचे थे। टमाटर को भी एक तरीके से मुद्दा विधानसभा में भी रहेगा और मुझे लगता है कि लोकसभा में भी मुद्दा ये बनेगा बाद में, लेकिन अभी पहले विधानसभा और वहाँ दोनों जगह ये एक तरीके से मणिपुर ही मुद्दा रहा है। अब इसी के साथ में कुछ टमाटर को लेकर एक ट्वीट कांग्रेस के नेता शशि थरूर का हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर, और इसके बाद एनसीसीएफ ने लखनऊ में किस तरीके से टमाटर, सस्ते टमाटर 70 रुपये किलो बेचने के लिए जब अपने ठेले और ट्रक्स घुमाए तो भारी, बिल्कुल एक तरीके से ज़बरदस्त तरीके से लाइन लग गई। शशि थरूर कहते हैं कि एक हमारे मित्र ने हमको एक सुझाव दिया कि किस तरीके से आप स्टार्टअप कर सकते हैं, और उन्होंने कुल मिलाकर कहा कि एक बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। ये विचार है टीवी चैनलों द्वारा बताई गई टमाटर की प्रति किलो दरें शशि थरूर ने ट्वीट की इस प्रकार हैं। एनडीटीवी 120 रुपया किलो बता रहा है, आज तक 100 रुपया किलो बता रहा है, न्यूज़ 18 80 रुपया किलो बता रहा है और डीडी न्यूज़ 70 रुपये किलो बता रहा है। शशि थरूर करेंगे मेरा बिजनेस आइडिया, आइए डीडी न्यूज़ के साथ टमाटर खरीदें और उन्हें एनडीटीवी को बेचें। एक तंज कस रहे हैं वो, करें डीडी से खरीदिए, एनडीटीवी को बेचिए, 30% मुनाफा कमाइए। इशारा है, डीडी न्यूज़ एक तरीके से सरकारी चैनल ही है, नेशनल ब्रॉडकास्टर है, और एनडीटीवी अडानी साहब का चैनल है। शशि थरूर ने एक तंज कसा है इस पर। हालांकि हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी हमारे विनीत शर्मा और अजीत सिंह आज मुझे बता रहे थे शो में आने से पहले, जब टमाटर की चर्चा चली तो अजीत आज सुबह अपने गांव में थे और इनके पिताजी ने कहा कि भाई जाओ सब्जी लेकर आओ। जेब में जब ये बाज़ार पहुँचे, इनको लाल लाल टमाटर नज़र आया तो इनके होश फाख्ता हो गए अजीत के। कहानी एक कहावत है, होश फाख्ता होना, यानी असहज हो गए। जेब में हाथ डाला तो रुपया 180 ही थे। ये लौट कर गए, पैसे लेकर आए और उसके बाद फिर ये टमाटर घर ले गए। गांव भी टमाटर 190 से 210 रुपये किलो बिक रहा है, और विनीत शर्मा के तो पिताजी पूरे 250 रुपये किलो टमाटर खरीद कर लाए। शर्मा जी खुद ही आश्चर्यचकित थे, आके बच्चों से कंफर्म भी किया, कहा इतना महंगा हो गया टमाटर। ये हाल है, लेकिन महंगाई सर चिढ़कर बोल रही है, वो टमाटर की राजनीति, ये पॉलिटिकल टमाटर भी खूब बिक रहा है दनादन ट्विटर और सोशल मीडिया पर। तो ये कुल मिला के दृश्य दो बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के सुनिए। और मैं इस बात के लिए फिर आह्वान करूंगा कि हमें एक सार्थक चर्चा का विषय सदन को बनाना चाहिए। सरकार हर जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पर, प्रदेश के हित से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है और उसका भी हर स्तर पर जवाब देने को भी तैयार है। ये बहुत गंभीर बात है कि जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुई और उस पर हम एक केवल निंदा प्रस्ताव नहीं पास कर सकते, निंदा नहीं कर सकते उस घटना की। कितने ये देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी यहां से आते हैं
मणिपुर पे, कम से कम मणिपुर पर हम आपसे कुछ बोलने की अपेक्षा कर सकते हैं। नहीं, माननीय नेता पे मणिपुर पे हम कुछ तो अपेक्षा कर सकते हैं, बोलने की अपेक्षा। आप उत्तर प्रदेश के लिए आप उत्तर प्रदेश में सब सही क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि कोई निंदा की घटना हो, कोई घटना हो, आप निंदा करिए, निंदा का प्रस्ताव करिए। ये विधानसभा में ना परंपरा है, पार्टी है, दुनिया ना में विधानसभा का विषय। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर मणिपुर की घटना की निंदा नहीं हो। जिस देश में आप हम सब इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गए थे, अमेरिका जैसे देश ने, राष्ट्रपति की ऑफिस ने निंदा की है, यूरोप में तमाम देशों यहाँ भी सबने निंदा करी है, इंग्लैंड में निंदा की, यहाँ सबने निंदा करी, लेकिन विधानसभा दूसरे तो हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि नेता सदन इस पर कुछ बोले। अब ये तो जो हमारे साथ अभी कुछ मेहमान जो जुड़ेंगे वो बताएंगे कि भाई ये परंपरा नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं, मैं तो विधायक कभी रहा नहीं तो ये मैं जानता नहीं हूँ, और ना ही मैं विधायी व्यवस्थाओं का मर्मज्ञ हूँ। लेकिन आम तौर पर ये सुना जाता रहा है, हम लोग खबरों में भी देखते रहे हैं कि इस तरह की जो देश में कहीं बड़ी घटनाएं होती तो निंदा होती है विधानसभाओं में। ऐसा मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है और देखा भी है। लेकिन अब ये क्या स्पेसिफिक मसला है, ये महाना जी जाने, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं। मेहमानों का हम परिचय कराएं, उसके साथ ही में कुछ एक दो वीडियो और आपको हम दिखा देते हैं। राहुल गांधी आज़ादपुर मंडी गए थे और टमाटर का चूँकि मसला चल रहा था तो टमाटर को लेकर ये पिछले दिनों गए थे और वहाँ लोगों से उन्होंने बातचीत की थी। इसी तरीके से आप देखेंगे तो एनसीसीएफ ने बहुत आज लाइन लगा के बाकायदे उन्होंने टमाटर की बिक्री लखनऊ में कराई। पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि वाह क्या बात है, जिन लोगों को 70 रुपये टमाटर मिल रहा है वो समझ रहे बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन वास्तव में समस्या बड़ी गंभीर है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक मणिपुर को लेकर चर्चा थी, और सबसे बड़ा जो राजनीतिक खबर थी वो राहुल गांधी की सदन में 137 दिन बाद वापसी। मेहमान हमारे साथ सभी जुड़ गए हैं, परिचय करा देते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के सदस्य मोहम्मद हसन रूमी साहब हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार रूमी साहब। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में काफ़ी लंबे समय तक रहे, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरजीत सिंह डंग साहब हमारे साथ जुड़े हैं। डंग साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक बिलाल सब्जवारी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बिलाल भाई बहुत स्वागत। समीक्षक, विश्लेषक, एक्टिविस्ट, वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुबे साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और कांग्रेस पार्टी के नेता विपिन यादव दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आज मेरी इच्छा है कि मैं जरा डंग साहब से ही मंथन की शुरुआत करूं। डंग साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। राहुल गांधी जब निलंबित हुए थे सदन से तो उस वक्त सीन अलग था। कांग्रेस अलग थलग पड़ी थी, कई राज्यों में गदर मची हुई थी, कांग्रेस के नेता भाग रहे थे, टूट रहे थे, राजस्थान में भी गड़बड़ थी, उत्तराखंड में खींचतान थी, मध्य प्रदेश में भी गदर मची थी अंदर अंदर। राहुल गांधी जब 137 दिनों बाद सदन के अंदर पहुंचे हैं तो उनके साथ 26 दलों का मॉरल सपोर्ट और भौतिक और मॉरल दोनों सपोर्ट है। और बहुत दिनों के बाद इतना उत्साह विपक्ष में देखने को मिला है। जब राहुल गांधी आज सदन में पहुंचे रिस्टेट होकर सदस्यता वापस पाने के बाद, तो पूरे विपक्षी गठबंधन के नेता हाथ फैलाए हुए उनके स्वागत में थे। ये कहा जा रहा है कि अब बहुत सारे परसेप्शन, बहुत सारे आयाम बदलने जा रहे हैं 2024 को लेकर। आप मुस्कुरा रहे होंगे क्योंकि आप तो समझ ही रहे हैं कि आपकी रणनीति तो बड़ी घातक होती है वैसे भी, और बीजेपी का जो काम करने का तरीका वो अलग है। लेकिन एक परसेप्शन जरूर ये बन रहा है राहुल गांधी को लेकर। हालांकि आपके ही सांसद ने कहा कि भाई मनोरंजन वापस आ गया, तो मैं तो भाई इस बात से सहमत नहीं हूँ। संसद कोई मनोरंजन की जगह नहीं है कि वहाँ कोई नाच हो रहा है जो राहुल गांधी आ गए तो उसका मनोरंजन बढ़ जाएगा। ये तो खैर अलग बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं यही देख पा रहा हूँ कि एक तरीके से विपक्षी मोर्चा है इंडिया वाले, इंडिया गठबंधन। हालांकि उसको लेकर प्रधानमंत्री घमंडिया, पता नहीं कहीं कितने आतंकवादी संगठनों का नाम बता चुके हैं, तुलना कर चुके हैं, तो अब खैर उसमें बहुत नहीं जाएंगे हम। लेकिन क्या आपको लग रहा है, क्या परसेप्शन बदल रहा है, क्या विपक्ष को लेकर एक अलग तरीके से बीजेपी को रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है क्या डंग साहब?
देखिए, प्रश्न ये है कि परसेप्शन आज राहुल गांधी जी को लेकर के तब बदले जब राहुल गांधी जी बदले। हमारे सांसद ने, दुबे जी ने प्रश्न कहा कि साहब देखिए मनोरंजन, तो आपको स्मरण होगा कि अपनी बात कहने के बाद वेल में से होते हुए प्रधानमंत्री को जाकर के उन्होंने हक करने की कोशिश की। ये मनोरंजन नहीं है तो क्या है? इसके पहले कई घटनाएं हो चुकी हैं, और जब जब श्रीमान राहुल जी मुंह खोलते हैं, आप भी देखते होंगे, माने एक नया चुटकुला करके जनता उसको देखती, उनको गंभीरता से कोई लेता नहीं। दूसरी बात, राहुल गांधी जी को कोर्ट के आदेश के बाद हटाया गया था। हाई कोर्ट में गए, उसने उनकी याचिका स्वीकार नहीं की। फिर उच्चतम न्यायालय में गए, उसने उनकी याचिका स्वीकार की और तत्काल उनको संसद की सदस्यता दे दी गई। अब इससे बड़ा लोकतंत्र का और क्या परिचय कोई देश दे सकता है? और जब वो लोकतंत्र की बात करते हैं तो मुझे हंसी आती है। अमेरिका जाके उन्होंने गुहार लगाई, भारत में लोकतंत्र खतरे में है, नष्ट हो रहा है। अमेरिका में बैठकर, और आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, खत्म हो रहा है, हमारी मदद कीजिए। मैं उनसे, अपने कांग्रेस के मित्रों से भी एक सवाल पूछता हूं। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस सिन्हा ने निर्णय दिया और वो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के विपरीत था, उनके चुनाव को निरस्त कर दिया, क्या उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन किया? आपातकाल लगा के रखा, सारे विपक्ष के दलों को, उनके नेताओं को, सामान्य जनता को, सबको जेल के पीछे डालता। लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र तब कहां रहता डंग था? साहब, बीजेपी क्या उन्हीं से प्रेरणा लेगी क्या, जिन्होंने ऐसा अत्याचार किया, अनाचार किया, कदाचार किया, उन्हीं से प्रेरणा लेगी क्या? ये दृष्टांत क्यों देते हैं आपके नेता और आप लोग? भाई आप नया भारत बनाइए, जिस नए भारत की बात करते हैं आप, बात इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से तुलना करेंगे। बोलिए बोलिए, मैं रोक नहीं रहा हूं, मैंने अपना सवाल ऐड किया, आप बोलिए। दुबे जी कृपया रुकिए, डंग साहब को बोलने दीजिए, एक दूसरे में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बहुत आराम से बड़ा संक्षिप्त में बोलिए ताकि सबको मैं ले सकूं। बोलिए। कोई विपक्ष की सरकार किसी प्रदेश में भाजपा की सरकार ने अपदस्थ की और कांग्रेस का उठा करके देख लीजिए। एक जमाना था, अब इससे बड़ा तानाशाही का क्या लक्षण हो सकता है? इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। आज इंडिया इज राहुल एंड राहुल इज इंडिया। इससे बड़ा तानाशाही का लक्षण क्या हो सकता है? लोकतंत्र को अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर राहुल इज इंडिया, वो तो कह रहे 26 दलों का मोर्चा है, वो वही पूर्वज है उनके, वही खून है, वही सोच है, वही दिमाग है, वही रुझान है। माहौल बदल चुका है डंग साहब, माहौल बदल चुका है। अब वो कांग्रेस नहीं रही, अब कांग्रेस की वो हैसियत नहीं है कि जैसा उनके पूर्वजों ने वो किया हो। अब बहुत उनके गठबंधन में 11 चीफ मिनिस्टर हैं, राहुल गांधी क्या कर लेंगे? सुन लीजिए। हाँ, तो जहां तक खून की बात है तो गद्दारी का नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं चाहता हूं कि कोई दूसरे को डिस्टर्ब करे। डॉक्टर साहब कंप्लीट करिए, फिर मैं जाऊंगा कांग्रेस के मित्रों के पास। आप मेरा मूल सवाल का जरा जवाब दे दीजिए, वो गोल गोल हो गया जी। आजादी के लिए अपनी जान दी और एक तरफ से जो अंग्रेजों की गद्दारी करी, तो खून की बात ना करी जाए। विरोध करती थी, ममता जी का विरोध पश्चिमी बंगाल में, आपका विरोध दिल्ली में और पंजाब में। आज तो साथ में है ना, वो आज साथ में है। अपनी स्वार्थपरता के कारण, अपने कमजोर होने के कारण आज उनको INDIA बनाना पड़ा है। और मुफ्ती के साथ अभी से कहे गया क्या करेंगे? चुनाव आने दीजिए, कैसे कैसे नाच जो भाजपा का गठबंधन और कैसे कैसे सीटों को लेकर के, ठीक है, जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा इससे अच्छा नहीं, मतलब कोई आपके मुताबिक सदन से लेकर सड़क तक 2024 को लेकर कोई ढंग साहब करें, कोई परसेप्शन में चेंज नहीं आएगा। वो कह रहे वही है, डीएनए वही है। उन्होंने खून तक में सवाल उठा दिया। वो कह रहे डीएनए वही है, तानाशाही वही है, सोच वही है। कांग्रेस के नेता विपिन यादव के पास चलेंगे। विपिन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। डंग साहब ने बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए और वो कह रहे हैं कि भाई कोई परसेप्शन चेंज नहीं होने वाला है, आप लोग बस इसी तरीके से करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी जो है वो अपने हिसाब से चल रही है, उसकी अपनी प्लानिंग है।
एक इस पर रिएक्शन आपका चाहता हूं मैं, विपिन यादव। हाँ, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जो भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि राहुल गांधी जी को कोई सीरियस नहीं लेता, यही बात कहते कहते 100 प्रवक्ता मीडिया पे दिख जाते हैं, पूरा मंत्रिमंडल संसद में और मीडिया में रोड पे चिल्लाने लग जाता है। जिस व्यक्ति को कहते हैं सीरियस नहीं ले रहे, उसके जवाब देने के लिए 100 प्रवक्ता आपको सामने देखने को मिल जाएंगे प्राइम टाइम में। सारा इनका सिर्फ नेतृत्व उसके जवाब देने में लगा हुआ है, फिर कहते हैं हम सीरियस नहीं लेते। दूसरी बात, जिस तरह से जो राहुल जी की सदस्यता बहाल हुई है, वो सीधा तौर पे नरेंद्र मोदी जी की अहंकार पर एक तमाचा है। जिस तरह से अहंकार के तहत सिर्फ एक मोदी बोलने के नाम पर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। भारत के इतिहास में किसी भी व्यक्ति को मानहानि के मामले में 2 साल की सजा नहीं सुनाई गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसका आधार मांगा, गया कि इस आधार दिया जाए इसका, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो स्टेट के कोर्ट थे उन्होंने कुछ का आधार नहीं बना। सारी चीजें आ गई हैं, सारी चीजें बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है, सारी चीजें आ चुकी हैं। अब ये बताइए, कह रहे हैं ये इंडिया वालों को सीरियस ले ही नहीं रहे हैं, जो आपका इंडिया वाला मोर्चा, उस पर जवाब दीजिए सीधे। उस पर इतना सीरियस लिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री खुद आकर, जैसे मोहम्मद इंडियन मुजाहिदीन तक के बयान देने के लिए प्रधानमंत्री को खुद घमंडिया भी कह रहे हैं, वो भी तो जरा उसके लिए भी तैयार रहिए आप लोग। नहीं तो उसके आप ये देखिए ना, प्रधानमंत्री की बौखलाहट तक सामने आ रही है और दूसरी तरफ बयान दिए जा रहे हैं कि सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। ठीक बात है। मैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक मोहम्मद हसन रूमी साहब हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से। विधानसभा सत्र है, रूमी साहब आज सदन में भी थे। रूमी साहब, एक ओपनिंग कमेंट जो आपका पूरा ये जो राहुल गांधी आज सदन में पहुंचे और जो आप लोगों का गठबंधन है इंडिया वाले, उसको लेकर एक ओपनिंग कमेंट है कि भाई आज विपक्ष किस तरीके से अपने आप को पोजिशनिंग करेगा आने वाले जो कल सत्र है, और उसके अलावा जो 24 का चुनाव है, विपक्ष अपने आप को कहाँ पा रहा है खड़ा हुआ? आज राहुल जी को सदस्यता बहाली के लिए सारा विपक्ष उनका स्वागत करने के लिए तैयार था और तैयार रहा, किया स्वागत। आज दूसरी बात एक और हो गई, एक और सांसद भारतीय जनता पार्टी के जिनको कल सजा हुई थी, आज उनकी सजा पर रोक लग गई। आप देखिए कि राहुल जी को जिस समय 2 साल की सजा हुई, उनको शून्य घोषित कर दिया गया सदस्यता से। अभी एक कठेरिया जी जो इटावा के सांसद थे, कल उनको सजा हुई और आज उनकी सजा पे रोक लग गई। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधीन काम करने वाली अदालतों पे, जो छोटे स्तर की अदालतें हैं, जो मैं कह सकता हूं जिले स्तर की, तो उस पर कहीं ना कहीं सरकार का दबाव रहता है और वो दबाव देखने को मिला और तुरंत आनंद फानन में सजा हुई और तुरंत रोक लग गई। नहीं, गंभीर टिप्पणी है रोमी साहब, बहुत सोच समझ के बोलिएगा, बड़ी गंभीर टिप्पणी आप कर रहे हैं और मैं किसी भी कोर्ट पर किसी टिप्पणी से मैं सहमत नहीं हूं, ये आपका निजी मसला है जी। नहीं, मैं सोच समझ के, बहुत हिंदुस्तान पूरा देख रहा है, कल सजा हुई आज रोक लग गई, इसका क्या मतलब है? तो आप क्या चाह रहे थे, राहुल गांधी की तरह वो भी भटके, कठेरिया जी भी 148 दिन, क्या चाह रहे थे आप? कानून एक तरह का होना चाहिए, संविधान भारत का एक है, ठीक है। और जब अदालत सजा दे रही तो इतनी जल्दी कौन सी डिमेरिट हो गई कि उनको सजा पर रोक लगाने लग गई? अदालत पे टिप्पणी नहीं है, सजा देने के तरीके पे टिप्पणी है, सजा को रोक लगाने पे टिप्पणी है। अरे कम से कम अपील होती है, सजा की बहाली की बात सुनी जाती है, एक दिन में उस पे स्टे हो गया। तो कानून तो पूरा देश देख रहा है। एक तो जस्टिस डिले और जस्टिस डिनाइड की आपने कहावत सुनी होगी। जी जी सुनी है। तो वो कहावत हर जगह लागू होती है। अगर आपने फौरी तौर पर इनको सजा देने के बाद आपने स्टे कर दिया तो इनको सजा ही नहीं हुई। अच्छा रूमी साहब, ये एक बात बताओ आप, रूमी साहब एक बात बताओ आप, अब चूंकि जाहिर सी बात जिस तरीके से गाजे बाजे से आप लोगों ने राहुल गांधी का स्वागत किया सदन में, इससे क्या कोई मॉरल बूस्टिंग आप लोगों को हुई है? क्योंकि आपके जो नेता प्रतिपक्ष हैं आज वो भी बहुत बिल्कुल जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे थे। देखिए, आज हम लोग सदन में टमाटर बेचने के लिए मेरा गला खराब हो गया, आप मेरा गला देख रहे होंगे। हाँ। गाहक कोई आया नहीं। अब की बार 250 पार हम लोग बात कर रहे थे तो गाहक ने कहा कि 250 में टमाटर हम कहाँ खरीदेंगे। हम लोग सदन के अंदर सोच रहे थे कि आज यहाँ पे कोई माननीय सदस्य टमाटर खरीदेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों के पास पैसा नहीं था 250 के टमाटर खरीदने के लिए, तो हम लोग का टमाटर नहीं बिक पाया, इसलिए गला खराब हो गया आज। तो हम लोग दूसरे किसी काम में लग ही नहीं पाए।
अच्छा नहीं रूमी साहब, ये इससे जो राहुल की संसद में वापसी हुई है, इसमें 2024 को लेकर जो विपक्षी मोर्चा है उसको किस तरह आप देख रहे हैं? कुछ ताकत बढ़ी है, कुछ फायदा मिलेगा, कुछ लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, निश्चित रूप में फायदा तो जरूर मिलेगा, 100% फायदा मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से, जिस अहंकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों ने राहुल जी की जब सदस्यता गई है, पूरे देश में प्रचार किया, पूरे देश में जोश आया, वो अहंकार उनका आज टूट गया और निश्चित रूप में टूट गया। मोदी जी भी बड़ा घबराए हुए, पहली बार मोदी जी राहुल गांधी से घबराए हुए दिख रहे हैं। अभी तक नहीं घबराए थे। पहली बात, वो इंडिया में रह के इंडिया की बुराई कर रहे हैं। अब हमें तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि पेटेंट किया था भारतीय जनता पार्टी वालों ने देशभक्ति का, आज तो लगता है कि देशभक्ति की पटरी से उतर गए, इंडिया का मजाक उड़ा रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी गंभीर बात है। दबाव में है, क्या हो गए, लेकिन हाँ, चर्चा जरूर हो, हर मीटिंग में अपनी आप लोगों की चर्चा करते हैं, आप लोगों का बड़ा सम्मान करते हैं, इसलिए चर्चा करते हैं वो। मैं बिलाल सब्जवारी साहब के पास जाऊंगा। बिलाल भाई, ये जो पूरा राहुल गांधी जिस तरीके से आज बिल्कुल जननायक और युवराज, मतलब युवराज तो खैर बीजेपी वाले कहते हैं, मैं नहीं कहता उनको, लेकिन जननायक की तरह, लोकनायक की तरह उनको जो एक तरीके से गाजे बाजे के साथ में सदन में उनकी वापसी हुई है, इसको लेकर 2024 का जो रण है, क्या स्थिति, क्या परिस्थिति, कुछ आयाम बदलते नजर आ रहे हैं, कोई परसेप्शन बदलता नजर आ रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, विपक्ष का जो गठबंधन है उसमें कांग्रेस उसके केंद्र बिंदु में, और उस कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख चेहरा है राहुल गांधी। तो यकीनन विपक्ष दलों का, खासतौर से कांग्रेसियों का, राहुल का स्वागत तो स्वाभाविक है। मौजूदा हालात के अंदर जो एक सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन ने एक निर्णय दिया है इस पक्ष में, वो ये बताता है कि सरकार ने जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता में तीव्रता दिखाई थी, गुजरात के ट्रायल कोर्ट से निर्णय आने के बाद। अरे डंग साहब कह रहे हैं वापसी में तीव्रता दिखाई, बिलाल साहब वो कह रहे हैं वापसी में तीव्रता से वापस भी तो कर दी। तो जो 24 घंटे में उनको सदन से बाहर कर दिया गया, लेकिन जब उसे रिस्टोर किया तो 48 घंटे लग गए, ज्यादा थोड़े से ज्यादा, हाँ लगभग। सवाल देखिए यह है कि सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वो टेक्निकल ग्राउंड पर राहुल गांधी को फिर सदन से बाहर रखते तो ये दो परसेप्शन में डिवाइड होता। एक तो ये लगता है कि सरकार राहुल गांधी के साथ नाइंसाफी कर रही है। इसका लार्जर प्रोस्पेक्ट ये बनता कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट में सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत नहीं कर रही। इस बात में दम है, पहले की परवाह है नहीं, इस बात पे दम है आपकी। तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि अब इस समय सरकार ने यह भाप लिया कि जब हमने राहुल गांधी को सदन से बाहर किया तो वो राहुल गांधी की सिंपैथी से जुड़ा, वो हमें बूमरैंग कर गया। और अगर अब हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद रिस्टोर नहीं करते तो ये सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम जाते हुए नजर आएंगे। ये और परसेप्शन में ऐड हो जाएगा हमारे खिलाफ। तो सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए ये रिस्टोर किया गया। अब रहा सवाल इसके लोकतांत्रिक पहलू का। यकीनन राहुल गांधी लोकतंत्र की एक लड़ाई लड़ रहे हैं। वो एक विपक्षीय दल होने के नाते उनका अधिकार है कि इस देश के अंदर जो मौजूदा प्रासंगिक मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे वो देश की सुरक्षाओं से जुड़ा मुद्दा है, चाहे इस देश के अंदर लोकतांत्रिक परिपाटी का मसला है, चाहे वो नैतिकता मामला है या संवैधानिक मूल्यों का मामला है। राहुल गांधी को यह अधिकार है कि वो विपक्ष के नेता होने के नाते सरकार पे दबाव बनाए। लेकिन यहां पूरे इस परसेप्शन में नजर क्या आ रहा है कि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का काम ही यही होता है, लेकिन सरकारें उस विरोध को लोकतांत्रिक तरीके से हैंडल करती हैं या लाठी तंत्र से या चालाकी से या षड्यंत्र के माध्यम से हैंडल करती है।
ये चीज देखने की इंपॉर्टेंट है। अगर सरकारों के पास विजडम है, लोकतांत्रिक परिपाटी को समझने का एक दर्शन है, तो सरकारों को विपक्ष के दबाव को लोकतांत्रिक तरीके से ही हैंडल करना चाहिए, ना कि अलोकतांत्रिक और गैर मर्यादित। अच्छा बिलाल साहब एक मिनट, डंग साहब कह रहे हैं कि भाई कहां अब राहुल गांधी कैसे विदेश में कहेंगे कि लोकतंत्र नहीं है? भाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ना, राहत मिली ना उनको। वो कह रहे हैं भाई आपके पक्ष में फैसला आ जाए तो लोकतंत्र बरकरार है, और आपके खिलाफ फैसला चला जाए तो लोकतंत्र संकट में है। ये दोहरी बातें नहीं चलने वाली बिलाल साहब। देखिए, लोकतंत्र, सुप्रीम कोर्ट, इस फैसले का लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। इस फैसले का मतलब है कि चुनी हुई सरकारें लोकतांत्रिक परिपाटी में विपक्ष को किस तरह से ट्रीट करती हैं। ये इस डायमेंशन का इशू है। कहने का अर्थ यह है कि भारत के अंदर जब मणिपुर की घटना घटती है तो यूरोपियन पार्लियामेंट में डिस्कस होती है, ब्रिटेन पार्लियामेंट में डिस्कस होती है। मैं मणिपुर पर आऊंगा, दूसरा राउंड हमारा मणिपुर का ही है। अभी इस पर पॉलिटिकल परसेप्शन पे रखिए इसको। तो फिर वो देश में क्यों नहीं डिस्कस हो सकती? पॉइंट ये है। और उसमें सरकार विपक्षी दलों का जो अधिकार है लोकतांत्रिक परिपाटी में, चाहे विधानसभा हो या संसद सदन हो, मैं आऊंगा, उस बिंदु पर आऊंगा बिलाल साहब। मैं अभी सुशील दुबे के पास जाना चाहूंगा। सुशील जी, बिलाल साहब रोक रहा हूं आपको। सुशील जी, एक तो पूरा आप दृश्य आपने देखा जिस तरीके से आज पूरा विपक्ष विजयी मुद्रा में नजर आ रहा था। तो मैं एक चीज़ ये आपसे समझना चाहता हूं कि कल चूंकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है और राहुल गांधी संभवतः इंडिया वालों की तरफ से जो विपक्षी मोर्चा है वो 12 बजे बोलेंगे, 12 बजे शुरू होगी, कब क्या बजे उनका नंबर आता है वो बोलेंगे। एक सदन किस तरीके का सदन के अंदर का माहौल आप देख रहे हैं और इसके क्या आयाम हो सकते हैं 2024 को लेकर? बिल्कुल कट टू कट। फिर दूसरे चरण में मणिपुर को लेकर हम आएंगे, जिस पर हमें चर्चा करनी है आज, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि यहां हम प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते। कट टू कट ये है दुर्गेंद्र भाई जी बड़े चैनल पर कि जो लंका कांड 11 अगस्त 19 में शुरू हुआ था बेल्लारी कर्नाटक में, तो लंका कांड 24 जून, 27 जुलाई और 4 अगस्त को आके सुंदरकांड के रूप में बंद हो गया। ये आज जी 4 अगस्त की, और वो भी सुंदरकांड क्यों हुआ? अगर गुजरात मॉडल ना होता, यह आभार व्यक्त करना चाहिए पूरे एनडीए को और राहुल गांधी को, सबको, पूरे जो भी संविधान और न्याय की बात करते हैं उनको आभार और मुबारक देनी चाहिए। तो बीजेपी के गुजरात मॉडल ने घूम घूम के अरे कहीं ऐसा होता है कि ट्रायल कोर्ट भी वही करे, रिवीजन कोर्ट भी वही करे और अपीली कोर्ट भी वही करे। ये कोई हिंदुस्तान राष्ट्रद्रोह का केस तो था नहीं, ना हिंदू राष्ट्र के बंटने और बंटवारे का कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान का केस था। सिंपल सा केस था जहां पर 13,000 मोदी है ही नहीं, जहां पर जो विक्टिम वो है ही नहीं जो उससे प्रभावित हो। तो ये सुंदरकांड के लिए बधाई हो एनडीए। अब दूसरी बात देखिए, अब मुझे नहीं पता कि सोना, आलू से सोना कन्नौज में कब निकला, कहाँ निकला, कैसे निकला, मुझे नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सा स्टेशन था वो दुनिया का या हिंदुस्तान का जिसमें चाय बेची जाती थी छीके पे लेके, मुझे वो भी नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि कब भिक्षा मांगी गई, ये सब चीजें मुझे, हम लोगों को किसी को नहीं पता। मुझे लगता है कि इतना बड़ा चैनल है वर्ल्ड का, के न्यूज को भी नहीं पता होगा कि आलू सोना कब निकला, किसने निकाला, या चाय कब बेची गई। आज तक मैंने चाय का, तो वो मैं डिग्री विग्री की बात नहीं करता। तो ये परसेप्शन एक बन जाता है। और बात और भी है, बहुत बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूं, एकदम जो आपने मेरा परिचय दिया उसी हिसाब से बात कर रहा हूं। डीएनए भी कुछ होता है, डीएनए भी, ये ऐसा नहीं है 3 पीएम का डीएनए है ये कोई ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता कि मेरी डिग्री क्या है, मैंने क्या बेचा हो, क्या गैस बनाई हो, क्या बनाया। ये वक्त है दुर्गेंद्र जी, ये वक्त बता रहा है। वरना ये आदमी जो पप्पू बन गया था देश का, हम भी पप्पू मानते थे, माफ कीजिएगा, हम भी पप्पू मानने लगे थे। हम भी मानने लगे कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कुछ दिक्कत है। पूरा देश मानने लगा था और जिम्मेदारी से बड़े बड़े लोग सोचने लगे कि राहुल गांधी कर क्या रहे हैं, बाहें चढ़ाते रहते हैं, फाड़ते रहते हैं, अजीब की स्थिति है। वो राहुल गांधी चलते चलते पप्पू
इटली वाला गांधी पप्पू, राहुल इटली गांधी पप्पू आज की तारीख में 4000 किलोमीटर चल के ये हाल कर दिया है। कल ये नियति है, नेचर है कि कल आमने सामने जहां पर हमने 2 घंटे में टाटा सुमो बुला के, टाटा छोटा हाथी बिठा के निकाल के बाहर कर दिया था, 2 घंटे में 19 साल के एमपी को, 19 टर्म के 19 के एमपी को, 3 डीएनए के पीएम के को निकाल बाहर कर दिया था एकदम से, ई रिक्शा टाइप से। वो आदमी कल फिर हाउस में बैठे। यही लोकतंत्र और यही न्यायतंत्र है। भले इसको के न्यूज की बात कर लें, भले इसको सीडीआई की बात कर लें, भले मॉडल की बात कर लें, कहीं ना कहीं ये बात समझनी चाहिए कि लोकतंत्र में, हिंदुस्तान में अगर सामने नहीं होगा, आमने सामने नहीं होगा तो लोकतंत्र किस बात का। अभी हमारे मित्र टमाटर लेके आए थे, बात टमाटर नहीं है, जीरा भी 200 ऊपर है, 250 के ऊपर अदरक भी है। जीरा तो 1000 में है, जो इस समय 250-300 होता था वो 1000 में है। कौन? दाल पहले से निकल रही है। जीरा 1000 200 से 1000। दुर्गेंद्र भाई देखिए, नॉट ए जोक। ये डंग साहब हमारे बड़े उसमें हमारे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं, इनको ये पता ही नहीं है, ये पता नहीं कहाँ इंदिरा जी और अरे इनको सब पता है भाई, पार्टी वार्टी कुछ होती है क्या? ये वसूलों वाले राजनेता हैं भाई, वसूलों से राजनीति करते रहे हैं। जीरा 200 से 800 और 1000 अदरक। दुर्गेंद्र भाई अदरक 230 रुपए है इस समय 230 रुपए ठेले पर। इस पे एक दिन चर्चा कर लेंगे। आज हम जो दूसरा राउंड है उसमें मणिपुर पर बात करना चाहते हैं। सुशील जी कंप्लीट करिए। 50-53 सांसद की जिम्मेदारी नहीं बनती है पार्टी की कि बताए कि इसमें हो क्या रहा है, कि क्या वो बताए कि हम 20,000 करोड़ कहां गया, ये तो हम भी पूछ रहे हैं। आप हाँ, ये सवाल कल उठ सकता है, फिर राहुल गांधी इस बात को रिपीट कर सकते हैं। हालांकि मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव चर्चा मुझे लगता है मणिपुर पर रहेगी, लेकिन राहुल गांधी इस बात को लगातार उठाएंगे, ऐसा वो संकेत दे रहे हैं। आपने चीन की बात में लिखा था अभी शुरू में, मैं सुन रहा था, मैंने पढ़ा उसको, वो सारी घटनाएं हैं, तो ये कब्जा कर लिया। पीएम केयर फंड में कई सवालिया निशान है, चीन का भी फंड उसमें सवालिया निशान है, ये के न्यूज बोल रहा है। तो ये सब बातें उठेंगी नहीं। इस बातों को हम केवल इसलिए कि इंदिरा जी ने ये किया था और पंजाब में ये हुआ था और आज यहाँ पर ये हुआ था, आलू से सोना में सब भूल जाएंगे। ठीक है सुशील जी, अब मैं डंग साहब के पास जाऊंगा, चूंकि बहुत ही पुराने राजनेता हैं, कई बार विधानसभा में रहे, मिनिस्टर भी रहे। डंग साहब मेरा एक प्रश्न है और एक छात्र की तरह मैं इसको जानना भी चाहता हूं आपसे। क्या देश के किसी राज्य में अगर कोई घटना आ जाए, कोई आपदा आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, कोई हिंसा हो जाए, कोई बवाल हो जाए, तो क्या किसी दूसरी विधानसभा में इस पर कोई निंदा प्रस्ताव नहीं आ सकता है क्या? डंग साहब डंग साहब सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है डंग साहब हमें सुन नहीं पा रहे हैं। मैं ये सवाल एक बार, डंग साहब अगर सुन पा रहे हो तो मैं उनके पास जा रहा हूं। डंग साहब सुन रहे हैं आपको? डंग साहब सुन नहीं रहे, मुझे लगता है उन तक कोई आवाज जा नहीं पा रही है। मैं हसन रूमी साहब के पास आऊंगा। रूमी साहब, आप एमएलए हैं, सदन में हैं, इस बात को लेकर आज चर्चा हुई और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मणिपुर पर एक निंदा प्रस्ताव आना चाहिए। ये कहकर विधानसभा अध्यक्ष ने एक तरीके से टाल दिया कि भाई आपके यहाँ सब ठीक है ना, आपको बधाई, और हम दूसरे राज्य की उस पर चर्चा नहीं कर सकते। क्या ऐसी परंपरा रही है क्या भाई, कहीं किसी राज्य में आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, अकाल हो जाए, कहीं हिंसा हो जाए, तो उसकी निंदा तो हम कर ही सकते हैं किसी भी सदन में क्या? देखिए, अभी अभी हमारे साथियों ने बताया और पूरा देश जानता है कि हिंदुस्तान के तमाम उन प्रदेशों में जहां पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, विदेशों में चर्चा होती है। और रहा सवाल सदन का, हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय ने आज कहा कि दूसरे प्रदेश की चर्चा उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती। हम लोग ने बहुत बहिर्गम किया। हम लोग चाहते थे कि नियम 110 में निंदा प्रस्ताव आ जाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नियम 110 में नेता सदन के कहने पर चर्चा होगी। हम लोग चर्चा नहीं करना चाहते थे, हम लोग केवल निंदा प्रस्ताव की बात कर रहे थे जी। लेकिन अब निंदा प्रस्ताव आता तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत असहज होना होता। भाई निंदा तो उन्हीं की होनी थी,
हसन रूमी, निंदा तो उन्हीं की होनी है क्योंकि सरकार उन्हीं की है। और आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है मणिपुर की सरकार ने कि वहां 3 रेप हुए हैं, 72 हत्याएं हुई हैं, 4000 लूट हो गई हैं। तो निंदा प्रस्ताव अगर लाते नेता प्रतिपक्ष तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी असहज होती। उनकी भी अपनी विचारों की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी के पहले विधायक है, फिर नेता प्रतिपक्ष नेता सदन हुए, वो विधानसभा अध्यक्ष हुए। तो निंदा प्रस्ताव तो आ सकता था। बड़ी कोशिश की हम लोग ने केवल निंदा प्रस्ताव आ जाए, क्योंकि पूरे देश में मणिपुर की घटना लगातार जारी है। हर रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना हो रही है। आज तमाम हथियार चोरी हुए, लगातार कोई ना कोई घटना हो रही है। अभी मणिपुर की आग बुझी नहीं थी कि नू और मेवात में शुरू हो गई। इस तरीके की परिपाटी पूरे प्रदेशों में शुरू हो गई है कि गोली मारता है कोई चलते चलते ट्रेन में, सिर्फ शक्ल देख के मुसलमान लग रहा है, लेकिन हम सलाम करेंगे ऐसे बहुसंख्यक भाइयों को जो अभी हिंदुस्तान के अंदर उन लोग का इकबाल बुलंद है। उन्होंने आके जब बचाने की कोशिश की, जब जयपुर और महाराष्ट्र एक्सप्रेस, बॉम्बे एक्सप्रेस में जो घटना हुई, चेतन नाम के व्यक्ति ने जिस तरीके से मारा, तो बहुसंख्यक भाई ने आके बचाया। और वो बचाया उसने, और मारने वाला समझ रहा था कि ये भी उसी बिरादरी का है, लेकिन बचाने वाला बहुसंख्यक था। और अब मुझे लगता है कि देश का बहुसंख्यक अब इन तमाम चीजों से निकल आया है। अब जैसे भी हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि पहले हम पप्पू समझते थे, अब पप्पू नहीं समझते हैं राहुल जी को। तो कहीं ना कहीं अब देश जाग गया है, और जिस दिन बहुसंख्यक जाग गया, निश्चित रूप में ये जो धोखेबाजी की सरकार चल रही है उसके जाने का समय अब करीब आता जा रहा। निश्चित तौर पर मैं अगर डंग साहब जुड़ गए होंगे तो डंग साहब से एक सवाल लूंगा। हाँ डंग साहब सुन पा रहे हैं आप? नहीं, मैं अभी शुरू हुआ है 10 सेकंड पहले। हाँ, मेरा सवाल ले लीजिए। मैं आपसे मेरा एक प्रश्न है कि आपने भी, चूंकि आप बहुत ही पुराने विधानसभा सदस्य रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, विधायी कार्यों के जानकार भी हैं, और मैं आपको बहुत सीरियस राजनेता मानता हूं, और बहुत सारे लोग आपको इस देश को और प्रदेश के मानते हैं कि बहुत सीरियस नेता हैं आप। क्या किसी राज्य में कोई आपदा आ जाए, कहीं अकाल आ जाए, हिंसा हो जाए, किसी समुदाय विशेष या समाज विशेष पर हमला हो जाए, तो क्या किसी दूसरे राज्य की विधानसभा में निंदा नहीं की जा सकती उसकी? क्या ऐसा कोई प्रावधान है क्या, कोई प्रोटोकॉल है क्या, कोई चीज आड़े आती है क्या डंग साहब? नियम ऐसे हैं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश का कोई भी प्रश्न हो, अगर सब जुडिस नहीं है, न्यायालय में नहीं है, तो उस पर चर्चा हो सकती है। कभी कभी कहीं बहुत संख्या में लोग हताहत हो जाते हैं, कोई उसमें आप शोक प्रस्ताव लाते हैं, मगर जो स्पीकर साहब का निर्णय है वही अंतिम होता है और नियम के अनुकूल होता है। तो मैं आपसे जानकारी चाहूंगा, आप हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं, नियम 110 में क्या निंदा प्रस्ताव नहीं आ सकता था? ये विधायक है समाजवादी पार्टी के हसन रूमी साहब पूछ रहे हैं आपसे, जवाब दीजिए। हसन साहब कृपा करके नियमावली फिर पढ़ लीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने तो जो पढ़ी है जानकारी है, आप वरिष्ठ हैं हमसे बहुत। एक मित्र, उसमें 110 में कुछ सीमाएं हैं। आप किसी सीमाओं का, उन सीमाओं को आप पार करके कोई निंदा प्रस्ताव या कोई अविश्वास बने इस प्रकार की बात नहीं ला सकते। उसकी सीमाएं हैं, और जितने अभी जो बहुत से नियम बने हैं, अब शायद नई नियमावली भी आने वाली, मैंने अखबार में पढ़ा कि बहुत से ऐसे नियम हैं जिनका कोई औचित्य अब नहीं रह गया, उनका उपयोग भी नहीं होता, उनको भी बदला जा रहा है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आपने कहा कि बहुसंख्यक जाग जाएगा। सच बात यह कि अल्पसंख्यक आपकी आवाज आपकी जाग जाएगा। ये INDIA, आई अलग हो जाएगा, N अलग हो जाएगा, D अलग हो जाएगा, I फिर अलग हो जाएगा, और A अलग हो जाएगा। ठीक बात है, ठीक बात है। एक छोटी सी टिप्पणी मैं हसन रूमी की लूंगा, उसके बाद फिर बिलाल साहब के पास जाऊंगा। हसन रूमी, एक 5 सेकंड का रिएक्शन जी बोलिए। डंग साहब ने कहा कि सब जो एक एक अक्षर अलग हो जाए, I अलग हो जाएगा, D अलग हो जाएगा, वो बस INDA पढ़ना चाहते हैं, इंडिया नहीं पढ़ना चाहते वो। नहीं, आप उसको इंडिया पढ़िए, आप उसको अलग क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं एक एक अक्षर अलग हो जाएगा, I कहीं और उड़ जाएगा, D कहीं और चला जाएगा, वो कह रहे हैं इंडिया नहीं पढ़ेंगे वो। तरीके से 2014 में देश को गुमराह करने का जो काम किया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तब तो मैं आपकी बात सुनूं।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 में हिंदुस्तान को जिस तरीके से बांटने की जो परिपाटी शुरू की थी, उस परिपाटी से वापसी हो रही है और ठीक बात लोगों को है। समझ में आने लगा है। ठीक बात है, ठीक बात है। संख्या हमारे साथ खड़ा है। रूमी भाई 10 सेकंड का समय विपिन यादव को दूंगा। विपिन यादव 10 सेकंड में रिएक्ट करिए, बस वक्त खत्म, बोलिए। मैं साफ साफ एक बात कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार एक नाकामी के ढेर पे खड़ी है। चीन का मुद्दा हुआ, बेरोजगारी का मुद्दा हुआ, महंगाई का मुद्दा हुआ, मणिपुर हुआ, हरियाणा हुआ या मुंबई ट्रेन का जो मुद्दा है, ये महंगाई, ये एक विफलता के ढेर पे खड़ी है जिसको बचाया जा रहा है सिर्फ सीमा सचिन के मुद्दों से, अंजू के मुद्दों से। ठीक है, इनके पास कोई आधार नहीं है, कोई कहने को कोई बात नहीं है। ठीक बात है। इस तरह से इंडिया के टुकड़े इन्होंने किए हैं। असली में INDIA जो टुकड़े करके कह रहे थे, असली टुकड़े गैंग होने का सबूत इन्होंने दे दिया है। बिलाल साहब, ठीक है विपिन यादव, आपकी बात आ गई। बिलाल साहब, एक सूक्ष्म टिप्पणी आपसे बताइए। मैं इस पूरी परिचर्चा पे चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर सवाल है? नहीं, पूरी परिचर्चा पे एक सूक्ष्म टिप्पणी, फिर दुबे जी के पास जाऊंगा मैं बस यही कहना चाहूंगा दुर्गेंद्र जी कि राजनीतिक परिस्थितियों जो मौजूदा समय में जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, उस पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे जिस तरह से मुद्दे प्रासंगिक हुए थे, उस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जिस तरह से संवैधानिक मूल्य प्रासंगिक हुए थे, उस पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स को मौजूदा सरकार की शय के साथ एक सांप्रदायिक विचारधारा ने उस पॉलिटिकल डिस्कोर्स से खींचकर दोबारा उसे हिंदू मुस्लिम पे लाने की कोशिश की है, जिसको देश का नागरिक बहुत अच्छी तरह समझ रहा है। ठीक बात। सुशील दुबे जी, एक फाइनल कमेंट छोटा सा, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। दुर्गेन भाई जी, क्या उत्तर कोई देगा? जी बोलिए। दुर्गेन भाई जी, ये चुनाव 24 का NDA वर्सेज इंडिया नहीं है, INDI अलग ये नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, ये चुनाव मोदी वर्सेज इंडिया है। NDA कोई मतलब ही नहीं है। वो शिवसेना और अजीत पवार थोड़ी वो एक देश में वो चुनाव बने। मोदी वर्सेज इंडिया चुनाव है और मोदी वर्सेज इंडिया में ये चुनाव 1 to 1 है। ये चुनाव 1 to 1 चुनाव है और 1 to 1 चुनाव में 200 में, ये पिछले 19 में 200 सीटों पर कांग्रेस वर्सेज बीजेपी हुई थी। अब तो इंडिया आ गया है पूरा, और इंडिया को अलग अलग करने की ताकतें अब फिलहाल सपना देखने की वो और क्या करेगी। इंडिया को कोई अलग INDI को अलग अलग नहीं कर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत धन्यवाद दुबे जी, बहुत धन्यवाद रूमी साहब, सुरजीत साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बिलाल भाई बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार उन तमाम दर्शकों का जो हमसे जुड़े और हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को उन्होंने देखा और हमेशा देखते हैं। सवाल यही है कि राहुल गांधी जब सदन में इंडिया वालों की तरफ से बोलेंगे तो मुझे लगता है कि संसद और बाहर दोनों ओर बहुत सारे पैमाने गढ़े जाएंगे, और मोदी जब 10 तारीख को बोलेंगे तो बहुत ही देखना दिलचस्प होगा। मुकाबला NDA वर्सेस इंडिया काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है, लेकिन मणिपुर से भागना ये बात ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।